पीओ रूल्स 2024 का ये वीडियो नंबर सेकंड होने वाला है। पिछले वीडियो में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए थे। फिलहाल में आज की वीडियो में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो सीधे आपके 2025 के एलडीसी में पूछे जा सकते हैं। अब सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों टाइप का जो भी कंटेंट है पढ़ के जाएं। अभी तक ऐसा नहीं बोला गया है कि पूरा पीओ रूल्स 2024 जो है वो आपके सिलेबस में है। आगे हो सकता है कि कुछ चीजें ऐड हो जाएं, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड है, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड है। वो सारी चीजें वेबसाइट में जब अपडेट कर दी जाएंगी तो उसी के रेफरेंस के हिसाब से आपको आंसर जो है टिक करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है और सिलेबस में पुराना दिया गया है, तो उसी प्रकार से आप आंसर टिक कर सकते हैं और बाद में क्वेश्चन यदि आपका गलत कर दिया जाता है तो उसको आप कैंसिल भी करा सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप 2025, 2026, 2027 या आगे आने वाले कई वर्षों में एलडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने 2025 में जीपी बुक सिंडिकेट नाम का एक नया कैटलॉग जारी किया है। और उस कैटलॉग में हमने ये बताया था कि हम डिफरेंट टाइप के कैडर के लिए डिफरेंट टाइप का बुक आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब 3 टाइप का बुक जो है हमने लॉन्च कर दिया है। पहले टाइप का आपका बुक रहेगा पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस के कॉमन एग्जामिनेशन के लिए, जिस पर आपको पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस का पूरा थ्योरी दिया रहेगा, उसका एमसीक्यू भी दिया रहेगा। यदि आप लेना चाहते हैं ऑल इन वन मास्टर गाइड थ्योरी या फिर एमसीक्यू, जो कि तीनों कैडर के लिए काम आ जाएगा, आपका पीएसए के लिए काम आ जाएगा, पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए काम आ जाएगा, एमटीएस के लिए काम आ जाएगा। लेकिन जब आप ऑल इन वन बुक लेते हैं तो उस पर आपको 2 बुक परचेस करनी पड़ेगी, एक थ्योरी की और एक एमसीक्यू की। थ्योरी वाले में पूरा डिपार्टमेंटल थ्योरी होगा और इसके अलावा एमसीक्यू में पूरा एमसीक्यू दिया होगा। नेक्स्ट टाइप के बुक भी और आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंग्लिश वर्जन का कुछ बुक रहेगा और बाकी टाइप के बुक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हो सकते हैं। फिलहाल में आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। जो भी मैंने आपको बुक से रिलेटेड चीजें बताई है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर लिख रहा हूं 8815 61 81 45 पर कांटेक्ट करके बुक के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्या बोला है कि आर्टिकल जिस पर प्रिंटेड छापों के साथ वस्तुओं में कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, जिस पर कुछ संकेत जैसे टैक्स, परस्यू, पोर्ट, पेई, इसी प्रकार के अन्य कोई संकेत दिए होते हैं। कहने का मतलब कि आर्टिकल जिस पर ये रिमार्क होगा, ऐसे आर्टिकल के साथ हम क्या व्यवहार करेंगे। हमने देख रखा है कि पोर्ट पे किसी आर्टिकल पर लिखा हुआ है तो उस पर प्रीपेमेंट कर दिया गया है और बिना किसी चार्ज के उसका वितरण हमने करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बताया है कि द आइटम शुड बी टैक्स ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको पहले ही बता दिया पोर्ट पे लिखा हुआ है तो चार्ज पहले पेड किया गया है तो कोई भी चार्ज कलेक्ट नहीं किया जाएगा, इसी वजह से ऑप्शन 1 नहीं होगा। वस्तुओं को मूल देश में वापस भेजा जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आइटम को वितरित किया जाना चाहिए और इस प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे उस पर पूरा चार्ज पेड कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रेषक का पता नहीं लगाया जा सकता। तो जो आर्टिकल अनक्लेम होते हैं, अस्वीकृत होते हैं और ये आर्टिकल जो है इंटरनेशनल आर्टिकल है, तो इनको हम कहां भेजेंगे। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, एक तो है अनक्लेम आर्टिकल और एक तो है रिफ्यूज आर्टिकल। दोनों कंडीशन और दोनों आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल है, तो ऐसे आर्टिकल कहां भेजा जाएगा। आरएलओ डिस्पोजल के लिए, फॉरेन पोस्ट ऑफिस डिस्पोजल के लिए, नियरेस्ट कस्टम ऑफिस भेजेंगे इसके डिस्पोजल के लिए, या फिर इसके संग्रह हेतु हम सेंट्रल ऑफिस में भेज देंगे। 42 का जो करेक्ट जवाब होगा, देखिए अगर कोई डोमेस्टिक आर्टिकल है तो आरएलओ तो हम भेजते थे, आपको ही पता है, लेकिन इंटरनेशनल अगर कोई आर्टिकल है तो उसके डिस्पोजल के लिए हम उसे फॉरेन पोस्ट ऑफिस भेजेंगे। और 2 कंडीशन है, एक कंडीशन रिफ्यूज का, एक कंडीशन है आपका अनक्लेम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, यदि प्रेषक का पता नहीं लगाया जा सकता तो कोई भी आर्टिकल जो घरेलू आर्टिकल है, डोमेस्टिक आर्टिकल है, तो उसको हमने
पहले ही बता दिया कि आरएलओ उसके निपटान के लिए भेज दिया जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि आरएलओ में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्टिकल कितने दिनों के लिए बनाए रखा जाता है। कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जो है जरूर डालिएगा यदि आपको उस क्वेश्चन का उत्तर याद होगा तो। चलिए 44 पर आ जाते हैं। बोल रहा है ऐसे आर्टिकल जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिस पर कोई हस्तलिखित कागजात है, प्रिंटेड कोई कागजात है, तो आरएलओ में इसका निपटान कैसे करेंगे। मतलब बिना किसी वैल्यू का आर्टिकल है, ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल का आरएलओ में डिस्पोजल, जैसे इसे हम स्टोर करेंगे अनिश्चित काल के लिए, इसे हम सेंडर को भेज देंगे, इसे हम डिस्ट्रॉय कर देंगे बेस्ट पेपर के रूप में, या फिर हम इसे केंद्रीय पुरालेख विभाग में इसे भेज दिया जाएगा। तो दो कंडीशन होता है, एक तो आर्टिकल किसी मूल्यवान आर्टिकल हो सकता है जिसका कोई वैल्यू होता है, जिसका कोई मूल्य होता है, दूसरा हो सकता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। तो ऐसे आर्टिकल जिसका कोई भी मूल्य नहीं होता है उसे हम वेस्ट पेपर के रूप में मानेंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। कहां पर? आरएलओ में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाए। लेकिन कोई आर्टिकल जिसका कोई वैल्यू होता है, जिसका कोई मूल्य होता है, तो उसके बिहाफ पे हम कैसे निपटान करते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीलामी से उसका निपटान करना है। तो आरटीएस भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, उसे नष्ट नहीं करेंगे, आपको बात ध्यान रखना है, उसे ऑक्शन करके, ठीक है, कहने का मतलब उसकी नीलामी करके उसका हम निपटान कर सकते हैं। जिस आर्टिकल का पता नहीं लगाया जा सकता, जिस आर्टिकल को डिलीवर नहीं किया जा सकता, तो उस आर्टिकल को हम नीलामी करके बेच देंगे और उसका जो भी मूल्य होगा वो कलेक्ट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनडिलीवर्ड मैगजीन है, कोई पीरियोडिकल है, न्यूज़पेपर है, उसे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं? 46 नंबर का क्वेश्चन है। अनडिलीवर्ड मैगजीन, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर कैसे उपयोग में लाया जाता है? देखिए 46 में ऑप्शन ए बोल रहा है इसे नष्ट किया जाएगा, इसे रीजनल हेड के विवेक का इस्तेमाल करके सार्वजनिक उपयोग या उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल, या फिर इसे हम प्रेषक को भेजेंगे, इसे हम डेड लेटर ऑफिस भेजेंगे। देखिए हमने 3-4 कंडीशन अभी आपको बता दिया और सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला तो बता दिया कि किसी आर्टिकल का कोई मूल्य नहीं है, फिर बता दिया कि एक आर्टिकल है जिसका मूल्य है, ठीक है, फिर आप बता रहे हैं कि मैगजीन है, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर है, उसका उपयोग जो गाइडलाइन क्षेत्रीय प्रमुख देंगे, रीजनल हेड कौन होते हैं? पीएमजी होते हैं, जो गाइडलाइन पीएमजी देंगे उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ऐसे आर्टिकल का निपटान किया जाता है। कैसे आर्टिकल? मैगजीन का, पीरियोडिकल आइटम का। कौन सा उत्तर? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 47। Our undelivered postcard, letter card on which postage has not been prepaid, dispose of in RLO। ऐसे पोस्ट कार्ड या पत्र कार्ड जिन पर कोई चार्ज पेड नहीं किया गया है, उनका निपटान कैसे किया जाता है? आरएलओ में। उनका निपटान आरएलओ में कैसे किया जाता है? कोई पोस्ट कार्ड है, कोई लेटर कार्ड है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है दे आर ट्रीटेड रिटर्न टू सेंडर, इसके अलावा दे आर ऑक्शन विथ अदर अनडिलीवर्ड आइटम, दे आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, इसके अलावा दे आर स्टोर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए मैंने आपको एक चीज बता दिया कि कोई भी आर्टिकल जिसका कोई मूल्य नहीं होगा तो आरएलओ में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको नहीं रखा जाएगा। जैसे पोस्ट कार्ड हो गया, पत्र कार्ड हो गया, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि दे आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, उसे तुरंत ही नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चन अभी तक जो हमने 4-5 क्वेश्चन किए ना, वो सारे के सारे जो है सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा उस पर डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है उसी चीज को यदि आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। चलिए आरएलओ में पीओ विनिमय 67 में जो नियम बताया गया है, जैसे मैंने बताया था कि आरएलओ में आर्टिकल का रखने का अवधि क्या होता है, तो उसके समाप्ति के बाद क्या बोल रहा है कि अवधि की समाप्ति के बाद किसी अप्राप्त वस्तु के निपटान का तरीका तय करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है, कि उस आर्टिकल को कैसे हम डिस्पोज करेंगे। स्थानीय डाकघर का पोस्टमास्टर बताएगा कि किस तरीके का उपयोग करके इसे हम डिस्पोज करेंगे। सुपरवाइजर जो आरएलओ का इंचार्ज होता है वो हमें बताएगा कि इसका निपटान कैसे करेंगे। सर्किल हेड मतलब सीपीएमजी, रीजनल हेड मतलब पीएमजी इसको बताएंगे, गाइडलाइन देंगे कैसे निपटान करना है, या डिविजनल हेड जो है इसके निपटान करने की पद्धति हमें बताएंगे।
ये आरएलओ में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद कैसे उस आर्टिकल को डिस्पोज करना है, ये तय करने का जो अधिकार है वो सर्किल हेड और रीजनल हेड के पास है। मतलब ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक आधिकारिक चिन्ह बनाने के लिए अधिकृत है जो दर्शाता है कि डाक शुल्क या अन्य रकम देय है, वस्तु इंकार या लावारिस होने जैसे कारणों से अप्राय है। कि आर्टिकल पर कोई चार्ज बकाया है, उसके लिए आपको उस पर कोई आधिकारिक चिन्ह बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। कौन इसके लिए अधिकृत करेगा? ओनली द पोस्ट मास्टर ऑफिस, कॉन्सर्न सुपरवाइजर, ऑफिशियल असाइन टू डिलीवरी, पोस्टमैन, ऑथराइज डिलीवरी पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। कौन इसके लिए ऑथराइज करेगा? किसी आर्टिकल पर कोई चार्ज बकाया है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है और जो जवाब हो जाएगा कि ये सभी। ठीक है, देखिए पोस्ट मास्टर, केवल कार्यालय पोस्ट मास्टर हो गया। ठीक है, इसके अलावा सुपरवाइजर हो गया, इसके अलावा पोस्टमैन जो है, जो डिलीवरी के लिए ऑथराइज किया गया है, वो भी इस पर आधिकारिक चिन्ह दे सकता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? डाक शुल्क, एयरमेल शुल्क प्रीपेड नहीं किया गया किसी आर्टिकल पर, या प्रीपेड किया गया है तो फिर अपर्याप्त रूप से किया गया है, तो किसी बाहरी अंतरराष्ट्रीय वस्तु का क्या होता है? कोई डाक शुल्क है, एयरमेल शुल्क है, या फिर कोई भी चार्ज है जिस प्रकार का वो अपर्याप्त रूप से पेड है, तो उसे हम कैसे निपटान करेंगे? जैसे बोल रहा है कि इसे हम टैक्स के साथ शुल्क लेंगे और आरटीएस करेंगे। ठीक है, मतलब पेनाल्टी लेंगे और उसे आरटीएस करेंगे। इसे नष्ट करेंगे, ऑप्शन बी में बोल रहा है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि इसे हम आरटीएस करेंगे बिना किसी चार्ज के। इसे हम कार्यालय में रखेंगे जब तक प्रेषक जो है देय राशि का भुगतान नहीं कर देता। इंटरनेशनल आर्टिकल के कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि भाई साहब, ऐसे आर्टिकल जिस पर चार्ज आपने पेड नहीं किया है तो उसे हम तुरंत ही आरटीएस करेंगे बिना कोई चार्ज वसूल किए। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लीजिए। ट्रांसमिशन के दौरान किसी बीमाकृत वस्तु की हानि, क्षति के लिए डाक विभाग द्वारा अधिकतम कंपनसेशन कितना अलाउड किया है? रूल नंबर 74 पीओ रूल्स 2024। कोई आर्टिकल जो इंश्योर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए कितना मुआवजा दिया जाता है, इसके बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है बीमा राशि का दुगुना, ट्विस्ट द इंश्योर्ड अमाउंट, सटीक बीमा राशि या वस्तु का मूल्य जो भी कम हो। मतलब जो आपका बीमा राशि है या वस्तु का जो भी मूल्य है, दोनों का तुलना करेंगे और जो कम होगा उसको दे देंगे। द एग्जैक्ट इंश्योर्ड अमाउंट अ वैल्यू ऑफ आइटम विच एवर इज लोअर। ऑप्शन 3 बोला है कि बीमा राशि की परवाह किए बिना हमारा मार्केट का जो वैल्यू होगा उसको हम उसको देंगे, या फिर एनी अमाउंट डिसाइडेड बाय डिविजनल हेड कॉन्सर्न डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। डिविजनल हेड स्थिति के अनुसार इस राशि को तय कर सकते हैं। जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कभी भी बीमाकृत आर्टिकल के लिए कंपनसेशन, जो भी बीमा राशि होता है उसको हम देखेंगे और जो आपका कंटेंट का वैल्यू होगा दोनों का कंपैरिजन करेंगे और जो कम होगा उस राशि को कस्टमर को दे देंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 था उसका उपयुक्त आंसर था बी। फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेषक या प्राप्तकर्ता किसी घरेलू या बीमित वस्तु के ना मिलने पर शिकायत करने की समय सीमा मैंने कितने बार बता दिया? रूल नंबर 75 में दिया है, पी रूल्स 2024 में बताया गया है कि शिकायत जो है आफ्टर 15 डे विद इन 60 डे बुकिंग से आपको करना होता है। घरेलू आर्टिकल है, घरेलू आर्टिकल में बीमित आर्टिकल भी शामिल हो सकता है। ठीक है, यदि आर्टिकल डैमेज हुआ है और आपको प्राप्त हो गया, देखिए प्राप्त नहीं हुआ है, अब यहां पे कंडीशन समझ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। प्राप्त नहीं हुआ है तो 15 दिन से लेकर 60 दिन के भीतर आपको कंप्लेन करना, मतलब 15 दिन के बाद ही करना है आपको। ठीक है, और 60 दिन के भीतर करना है। और यदि प्राप्त हो गया, डैमेज है, तो 2 दिन के भीतर कंप्लेन करना है। ये पी रूल्स 2024 का अपडेट है, इस अपडेट को आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन जो करेक्ट है फ्रेंड्स बी नंबर का करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फाइल क्लेम कंपनसेशन डोमेस्टिक इंश्योर्ड आइटम? किसी घरेलू बीमित वस्तु के मुआवजे के लिए दावा दायर करने का अधिकतम जो समय लिमिट तय किया गया है वो है 60 दिन। मैंने अभी बताया कि 15 दिन बाद करना है, लेकिन 60 दिन के भीतर करना है, तो अधिकतम जो समय अवधि हो जाएगा
दावा को क्लेम करने का वो हो जाएगा आपका 60 दिन। चलिए, किसी घरेलू बीमित वस्तु के नुकसान, क्षति, मुआवजे के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि पोस्ट किए जाने के कितने दिनों से अधिक समय बाद किया गया हो। दावा यदि आप इतने समय के बाद करेंगे, क्लेम इतने समय के बाद करेंगे, तो आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया, 60 दिन के बाद नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वह अधिकतम अवधि, क्वेश्चन नंबर 55 है, वह अधिकतम अवधि जिसके बाद अंतिम डिलीवरी के अभाव में किसी वस्तु को मुआवजे के उद्देश्य से खोया हुआ माना जाता है। ठीक है, उस आर्टिकल को हम खोया हुआ मान लेंगे। अवधि आपको बताना है, रूल नंबर 77 है, प्योर रूल्स 2024 का। देखिए, 30 डे डेट ऑफ बुकिंग, 15 डे फ्रॉम कंप्लेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर। बुकिंग तारीख से 30 दिन, शिकायत की तारीख से 15 दिन, जो पहले होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, 60 दिन डेट ऑफ बुकिंग से, डेट ऑफ बुकिंग से 60 दिन, या फिर 30 डे फ्रॉम कंप्लेंट डेट, विच एवर इज लेटर, जो बाद में होता है। बुकिंग की तारीख से, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, 2024 में ही पूछ लिया गया था। बुकिंग की तारीख से 60 दिन और शिकायत की तारीख से 3 दिन, जो बाद में होगा, उस अवधि के भीतर यदि आर्टिकल नहीं मिला तो उसे हम खोया हुआ मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद इन हाउ मेनी डेज कंपनसेशन अगेन क्लेम टू सेंडर पेड आफ्टर एन आइटम डिक्लेयर लॉस्ट। किसी वस्तु के खो जाने की घोषणा के बाद प्रेषक को दावे के विरुद्ध मुआवजे का भुगतान कितने दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है कि कोई आर्टिकल हो गया है, उसकी घोषणा कर दी है, तो प्रेषक को दावे के विरुद्ध जो मुआवजा दिया जाता है, उस मुआवजे के लिए टाइम पीरियड क्या तय किया गया है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन। जो कंपनसेशन अलाउड है उसको यदि तय कर दिया गया कंपनसेशन इस आर्टिकल के लिए दिया ही जाएगा, तो टाइम लिमिट है 10 दिन का फ्रेंड्स। ठीक है, 56 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंटेन कंपनसेशन अंडर प्रेस्क्राइब रेगुलेशन विच द फॉलोइंग मस्ट द सेंडर और एड्रेसी सबमिट। निर्धारित नियमों के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए जो प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, निम्नलिखित में उसे क्या जमा करना होता है, कौन से दस्तावेज उसे देने पड़ते हैं। तो देखिए, प्रूफ ऑफ बुकिंग अलॉन्ग विथ वर्बल रिक्वेस्ट फॉर कंपनसेशन, मुआवजे के लिए मौखिक अनुरोध के साथ एक बुकिंग का प्रमाण देना पड़ेगा। अ वैलिड प्रूफ ऑफ बुकिंग एंड अ रिटन रिक्वेस्ट फॉर कंपनसेशन, बुकिंग का एक वैध प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और मुआवजे के लिए ये लिखित रिटन मांग जो है वो करना पड़ेगा। तभी आपके किसी आर्टिकल के लिए प्रेषक या प्राप्तकर्ता को मुआवजा कंपनसेशन अलाउड किया जाता है। ध्यान रखना है कि ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट जवाब होगा, ना तो सी होगा और ना तो डी होगा। कौन सा विकल्प करेक्ट है? ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो हो जाएगा बी। वैलिड प्रूफ देना होगा बुकिंग का और रिटर्न में देना होगा कंपनसेशन के लिए एक आवेदन। चलिए S42 होता है, जो एक सिंबल होता है, वो क्या दर्शाता है ये आपको बताना है, और ये डायरेक्टली इसका मैं आंसर बता रहा हूं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू द्वारा निर्दिष्ट एक स्टैंडर्ड मानक, ठीक है, संबोधन मानक है, मतलब संबोधन के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जो कि S42 है। डायरेक्टली इसे आप याद कर सकते हैं और इसका उपयोग जो है एड्रेसिंग में होता है। 58 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि द कंपनसेशन शैल बी गिवन इन इवेंट लॉस, डैमेज, पार्ट लॉस, डिले ऑफ एन आइटम अनलेस दैट आइटम। किसी वस्तु के खो जाने, क्षति होने, आंशिक क्षति होने, विलंब होने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा, जब तक दिया जाएगा, जब तक कि ये कंडीशन नहीं होता। जैसे कि युद्धबंदी
के मामले में आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा अगर ये कंडीशन होता है तो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आइटम, जैसे कोई इंटरनेशनल आइटम है, इंटरनेशनल आइटम में मैं कुछ कंडीशन आपको बता रहा हूँ। पंजीकृत ITPS हो गया, पार्सल 6 महीने के भीतर आपने क्लेम नहीं किया। अगर EMS आइटम है, एक्सप्रेस मेल सर्विस, मतलब स्पीड पोस्ट कैटेगरी आर्टिकल है, 4 महीने के भीतर आपने पूछताछ नहीं किया तो आपको नहीं दिया जाएगा कोई भी कंपनसेशन। इसके अलावा कोई आर्टिकल है जो कि लॉस हो गया है, ठीक है, और इस पर कोई चूक हो गया है जो कि जिसकी जिम्मेदारी जो है प्रेषक की होती है, तो इस कंडीशन में आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। कंपनसेशन तो दिया जाएगा लेकिन कुछ कंडीशन में कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, और वही 3 कंडीशन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में बताए गए हैं। हमसे पूछा ही यही था कि किस कंडीशन में कंपनसेशन अलाउड नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, ये तीनों ही कंडीशन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 है। बोला है पीओ विनिमय 2024 के तहत आइटम वितरित नहीं किया गया है। प्रेषक ने पंजीकृत आइटम, अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट, पार्सल आइटम के लिए कितने महीनों के भीतर पूछताछ नहीं की तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आपको ये कंडीशन याद करना है। मैं इंटरनेशनल पोस्टल आइटम के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, अभी पीओ रूल 2024 आया है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर पीओजी 2 में तो आपने बताया था 1 साल का टाइम लिमिट। भाई, पीओ रूल 2024 इसीलिए तो बता रहा हूं ताकि अपडेट वाला भी कंटेंट आपके दिमाग में चला जाए, उसे आप याद कर सकें। हो सकता है, देखिए सारे सर्किल तो इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ सर्किल एक्टिव हैं जो सर्किल अपडेट को देखते हैं, पेपर को बनाते समय चीजों को कैलकुलेट करते हैं, और उन सर्किलों के बारे में बात करें तो उन सर्किलों में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी सर्किल जो है वही चीज करेगा जो पिछले 5 साल से कर रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 6 महीने। रजिस्टर्ड आइटम, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट, इसके अलावा पार्सल आइटम। अगर आपको कोई कंपनसेशन चाहिए, हो सकता है कि आपका आइटम वितरित नहीं हुआ है, तो आपको 6 महीने के भीतर इस पर पूछताछ करना पड़ेगा। 60 नंबर का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मंथ, मतलब ऑप्शन नंबर बी। यदि आप 2025 या फिर आने वाले वर्षों के लिए LDC की तैयारी कर रहे हैं, LDC एस्पिरेंट हैं, विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं, तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। और अब बारी आपके प्रमोशन की है। हजारों प्रमोशन इस प्लेटफॉर्म से हो चुके हैं। आप भी अपनी तैयारी अच्छी करके प्रमोशन ले सकते हैं। बतौर GDS पूरा जिंदगी रहना, आपको भी पता है क्या स्थिति हो सकता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो आपको अपॉर्चुनिटी दिया हो, जो मौका दिया हुआ है प्रमोशन का, सेम कैटेगरी का प्रमोशन CGL से होता है, सेम कैटेगरी का प्रमोशन आपके डिपार्टमेंटल कोटा से होता है। भाई, कैडर तो वही रहेगा, पर थोड़ा सा आपको बारीता मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कम कुछ लेवल के क्वेश्चन उतने लेवल क्वेश्चन देखने को ना मिले, आसानी से आप प्रिपेयर कर जाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आसानी से सिलेक्शन होगा। डे टू डे अभी भी LDC में जितने एस्पिरेंट आ रहे हैं, जिस प्रकार का नियम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने तैयार कर दिया है, उसके हिसाब से आगे के बड़े कैडर तक जाने के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा उस कैडर में, और साथ ही साथ आपको तैयारी भी तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि नया एस्पिरेंट आ रहा है। नया एस्पिरेंट एक ही सोच के साथ आ रहा है कि प्रमोशन मुझे पक्का करना है। चलिए, तो यदि आप ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, फीस का डेमो लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, उस पर हमारा ऑफिशियल नंबर है। नंबर भी मैं लिख देता हूं 7610685690 पर संपर्क करके 100% क्लासेस DOP, मैथ, रीजनिंग, GK का ले सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का। 60 में हमने आपको बता दिया था कि कोई भी आइटम जो कि रजिस्टर्ड है, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट है, इसके अलावा आपका कोई पार्सल आइटम है, 6 महीने के भीतर करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन 61 में है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी EMS आइटम है, इंटरनेशनल मेल सर्विस का, उसके लिए 4 महीने का समय बताया गया है। लेकिन 61 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जो मैंने अभी आपको बताया। 61 में कुछ और चीजें पूछी गई है। बोला है प्रेषक पोस्टिंग की तारीख से 6 महीने के भीतर पूछताछ नहीं करता तो किस प्रकार की वस्तुओं के लिए कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। 6 महीने का कंडीशन क्या था? एक रजिस्टर था, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट था और पार्सल था। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
62 में चलते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि ईएमएस आइटम है, तो ईएमएस आइटम के लिए आपको 4 महीने के भीतर इंक्वायरी करना पड़ेगा। तो भाई 62 में आपसे पूछा था ईएमएस आइटम के बारे में, कस्टमर ने पूछता 4 महीने के भीतर नहीं किया तो आपका कोई भी कंपनसेशन अलाउड नहीं होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 63 है और बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं के क्षतिग्रस्त, आंशिक नुकसान, चोरी के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कौन सी समय अवधि होनी चाहिए जिसके भीतर आपको शिकायत करना है। देखिए अब अंतरराष्ट्रीय वस्तु है, अंतरराष्ट्रीय वस्तु में आपका आर्टिकल डैमेज हो गया है, पार्शियल डैमेज हो गया है, चोरी हो गया है, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे के भीतर अगर आपका आइटम डैमेज, आपका आइटम लॉस, आपका आइटम नुकसान हो गया पूरी तरीके से, तो आपको 24 घंटे के भीतर इंटरनेशनल आर्टिकल के बारे में शिकायत दर्ज करना है। यह बात आपको नोट करके रखना है। चलिए वह समय अवधि 64 को देखिएगा, वह समय अवधि क्या है जिसके भीतर एक्सप्रेस मेल सर्विस ईएमएस आइटम पोस्ट की जाने के बाद शिकायत की जानी चाहिए 4 महीना। अभी मैंने बताया ईएमएस आइटम 4 महीने के भीतर शिकायत किए जा सकते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का और यहां पर आपसे बोला गया है कि कोई आर्टिकल लेटर टाइप का है, पार्सल है, जिसके लिए मुआवजा नहीं है, उसे भेजने वाले का क्या अधिकार हो सकता है। ठीक है, जैसे उसको रिफंड कर दिया जाएगा पोस्टेज, उसको रिफंड कर दिया जाएगा चार्ज और जो भी इंश्योरेंस है वो सारी चीजें। इसके अलावा रिफंड ऑफ चार्ज एंड फी पेड एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस, नो रिफंड ऑफ एनी काइंड, कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। 65 में कुछ डिफरेंट टाइप के आर्टिकल हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बीमा शुल्क को छोड़कर भुगतान किए गए जो शुल्क हैं उसका रिफंड किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीमा शुल्क वापस नहीं किया जाता है। यदि किसी डाकघर की ओर से त्रुटि के कारण किसी पत्र पार्सल के निपटान के बारे में पूछताछ की जाती है तो प्रेषक किस अतिरिक्त धनराशि का धन वापसी का हकदार होता है। ठीक है, पूछताछ किया, आपने इंक्वायरी किया, आपने क्लेम किया और क्लेम के भीतर डाकघर की गलती सिद्ध हो गई, प्रूफ हो गया कि डाकघर का ही इस पर गलती था, तो एक और चार्ज है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। वो चार्ज कौन सा है? वो चार्ज है इंक्वायरी फीस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 66 का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला है व्हाट इज द पीरियड विद इन विच कंपनसेशन मस्ट बी सेटल फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेन रिसिप्ट ऑफ क्लेम एप्लीकेशन। दावा आवेदन की शिकायत प्राप्ति की तारीख से मुआवजे का निपटान किस अवधि के भीतर किया जाता है। देखिए मुआवजे का निपटान जो है वो 15 दिन ऑप्शन 1 में बोल रहा है, ऑप्शन 2 में बोल रहा है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, तो 30 दिन के भीतर। ठीक है, 30 दिन के भीतर आपका दावा वो निपटान कर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुआवजे के दावों की जांच के लिए, निपटान के लिए डाक विभाग के अधिकारियों को कौन निर्दिष्ट कर सकता है, कौन तय कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है कि ये अधिकारी जो है वो इस दावे का जांच करेंगे। डिविजनल हेड, रीजनल हेड नहीं होगा, सर्किल हेड नहीं होगा, डीजी पोस्ट तय करेंगे कि कौन सा अधिकारी इस दावे को स्पेसिफाई करेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है 69 नंबर का। क्वेश्चन पूछा है हु हैज अथॉरिटी टू सस्पेंड द एक्सेप्टेंस डिस्पैच ऑफ आइटम पोस्ट ऑफिस विद इन देयर जुरिडिक्शन। अपने अधिकार के अंतर्गत आने वाले जो भी डाकघर है उस पर वस्तुओं की प्राप्ति प्रेषण को निलंबित करने का अधिकार किसके पास हो, इस पर फेरबदल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने अधिकार के अंतर्गत जो डाकघर आते हैं वहां के जो सर्किल हेड हैं और रीजनल हेड हैं वो किसी डाकघर में प्रेषण रोक सकते हैं या फिर वहां पर स्वीकृति निलंबित कर सकते हैं, प्रेषण भी निलंबित कर सकते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए डाकघर में कोई भी नकली मुद्रा प्राप्त हुआ है उसका निपटान कैसे करेंगे, इसे आरटीएस करेंगे, इसे हम जब्त कर लेंगे, इसे हम भारतीय रिजर्व बैंक
को भेजेंगे पता लगाने के लिए कि ये सही है या फिर नहीं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को भेजेंगे। जो रूल्स है जो हमें बताया गया है रूल नंबर 86 में, पी रूल 2024 में, वो है सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे हम पता लगाने के लिए आरबीआई को भेजेंगे, उसके अनुसार ही हम इसका निपटान करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर पोस्टल ट्रांसमिशन। 71 नंबर का है। लेटर का जो वेट है उसे कम कर दिया गया है 2 kg से। अभी जो मैक्सिमम वेट है वो 500 ग्राम। चलिए थोड़ा सा इस पर भी फेरबदल किया गया, जो हम 72 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे। रोल फॉर्म के अलावा पत्र वाले लिफाफे के लिए न्यूनतम और अधिकतम आकार क्या होगा? 72 नंबर क्वेश्चन है। आपको साइज में डायरेक्टली बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। रोल फॉर्म के अलावा, बस कंडीशन आप ध्यान रख लीजिएगा कि रोल फॉर्म के अलावा किसी पत्र वाले लिफाफे के लिए न्यूनतम जो होगा 140/90 और अधिकतम जो होगा, ये बदला गया अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम तो सेम है, अधिकतम बदला 458 × 324 mm से अधिक नहीं हो सकता। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस पर भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लिफाफे की मोटाई 73 नंबर क्वेश्चन है। बोला है लिफाफा बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज का निम्नलिखित में से कौन सी मोटाई अधिकतम सीमा है? ठीक है, 0.15 से लेकर 0.5 के बीच में इसका मोटाई होगा। 73 का जो करेक्ट जवाब है वो है बी नंबर का। इसको भी अपडेट किया, साइट में जाके अभी अपडेट नहीं किया है, देखेंगे तो वहां पर पुराना दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि अभी थिकनेस जो है वो लिफाफे का ये हो चुका है। चलिए, डाक नियमों के अनुसार लिफाफा इतना लचीला होना चाहिए कि किस आकार में मुड़ सके। तो लिफाफा इतना लचीला होना चाहिए कि उसे हम यू आकार में फोल्ड कर सके। चलिए फ्रेंड्स अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 75 और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा ये। डाक विनिमय 2024 के अनुसार प्रत्येक लिफाफे का जो विंडो होता है, जो खिड़की होता है, उसका जो साइज है, उसका आयाम है, वो कितना होगा? 35 से 50 के बीच में चौड़ाई होगा, 35 से 50 mm के बीच में चौड़ाई, और जो लंबाई होगा 80 से 125 mm के बीच में होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बड़े अपडेट थे, बड़े क्वेश्चन थे जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 वीडियो में किए। हो सकता और भी क्वेश्चन बन सके तो और भी वीडियो आ सकता है। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा भी वो रहेगा एनुअल रिपोर्ट का, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बदल दी गई है, बहुत सारे अपडेट आ गए हैं। देखिए आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा मेहनत आपको पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। एलडीसी एस्पिरेंट है, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर अपना राय जरूर डालिएगा और डाउट भी डालिएगा। रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।